हाय बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? तो देखिए यहाँ पे और एक मैं कॉस्ट लेके आ रहा हूं, उसका नाम देखिए, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो एक्चुअली प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। इन जनरल जब कुछ भी चीज बनाते हैं ना, तो उसके लिए मटेरियल कितना लगेगा, उसके लिए लेबर कितना लगेगा, उसके लिए ओवरहेड्स कितना लगेगा। अभी ओवरहेड्स का इन डिटेल नॉलेज आपके पास है या नहीं है मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो या पहली बार देख रहे हो, आई डोंट नो। बट ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जो मटेरियल और लेबर होता है वो डायरेक्ट में आते हैं, बट कुछ ओवरहेड जो होते हैं वो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट के लिए इम्पैक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के एग्जांपल में क्या क्या आता है, पहले वो देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। तो नाउ सी हियर, तो यहां पे क्या दिखता है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग इन्वेंटरी। ट्रेडिंग इन्वेंटरी का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग ऑफ इन्वेंटरी सच कॉस्ट एसोसिएट विद द परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। तो मैंने बोला ना, बाइंग एंड सेलिंग। सो बाय करो, गुड्स बाय करो और गुड्स को सेल करो। तो जब मैं बाय करता हूं, तो मान लीजिए कि सपोज मैं लैपटॉप बाय करता हूं और लैपटॉप सेल करता हूं। तो लैपटॉप बाय करने के बाद उसकी मुझे बाइंग कॉस्ट कितनी होती है, उसका मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट कितना होता है, जब वो कंसाइनमेंट मेरे पास आता है, तो वो सारे कॉस्ट मैं उसमें ऐड करता हूं। और जब सेल करने के लिए जब मुझे एडिशनली सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ता है, तो वो भी उस कॉस्ट में ऐड होता है। तो जब मैं बाइंग और सेलिंग की जब कॉस्ट जोड़ दूंगा, तो वो मेरी बन जाएगी प्रोडक्ट की कॉस्ट। बट ये किस में आता है? ट्रेडिंग ऑफ इन्वेंटरी, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज अ जस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, गुड्स। एग्जांपल मैंने आपको लैपटॉप का बताया था। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आप ये बताता हूँ कि कोई भी प्रोविजन स्टोर देखिए, जहाँ पे ग्रोसरी मिलती है, वहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग है। रेडीमेड गारमेंट्स के एग्जाम देख लिए, जैसे कि अभी ये आपको माइक दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, ये सब क्या है? ये आर्टिकल्स है, ये बना बनाए है। दूसरी कंपनी बनाती है, हम बाय करते हैं, और मतलब रिटेलर बाय करता है और कंज्यूमर को सोल्ड करता है। इन दैट सिचुएशन जो बाइंग होती है वो भी कॉस्ट, उसको सेल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है वो भी कॉस्ट में ऐड होता है, और तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, तब हम सेल करेंगे। तो दैट इज व्हाट माय प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये था सिर्फ कॉस्ट किसके लिए? जिसमें इन्वेंटरी का ट्रेडिंग होता है, जो फिनिश गुड्स के रिलेटेड है वो। उसके बाद उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, द कॉस्ट एसोसिएट विथ। तो मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप जहां पे फैक्ट्री देखते हो। अरे एक काम कीजिए, घर में चीज कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग घर में चीज कोई बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें लानी पड़ती है पहले, यस और नो? द सेम थिंग इज इन कॉस्टिंग। तो सपोज इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ शर्ट, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग द शर्ट, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे कॉटन, कॉटन से मुझे पहले पूरा कपड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो तो मिल से आएगा। तो लो मान लीजिए कि वो कपड़ा मैंने मिल से खरीद लिया, तो जब मैं कपड़ा आएगा तो वो मेरा मटेरियल का कॉस्ट बन जाएगा। फिर उसमें बटन आएगा, स्टिचिंग थ्रेड्स आएंगे, सब कुछ आएगा, तो वो मेरा सब मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू द व्हाट? पहला एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल। एक्विजिशन ऑफ मटेरियल मतलब मैंने बोला था ना आपको कि आप शर्ट वगैरह वर्क परचेज, सॉरी, वगैरह वगैरह सब परचेस करोगे, मटेरियल परचेस करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, तो उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनपुट इनटू द फिनिश गुड्स फॉर सेल। तो मटेरियल कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, फैक्ट्री का रेंट बेंट सब 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 मिला के। तो फैक्ट्री का रेंट, आप क्लासिफिकेशन में देखा होगा आपने बहुत सारे कॉस्ट। तो जब ये पूरा का पूरा कॉस्ट बनता है तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखोगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मसला आता है, उसमें मटेरियल का आता है, लेबर का आता है, ओवरहेड्स का आता है। बट सिर्फ ट्रेडिंग करते हो तो उसमें से बाइंग एंड सेलिंग का खर्चा रहता है, ठीक है? तो ये मैं बंद कर देता हूं। नाउ अभी दूसरी चीज यहां पे क्या आती है? अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट क्या करता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग खुद कहता है कि वॉट एवर द वैल्यूएशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट द इन्वेंटेबल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, जो भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वैरी होती है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग वैरी होती है। आपने वीडियो देखा होगा मेरा सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, तो उसमें देखा होगा
कि जो भी वैरी होती है यूनिट के अकॉर्डिंग, दैट विल बी द ओनली प्रोडक्ट कॉस्ट। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि सारे कॉस्ट मुझे कंसीडर करना है, वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को मिलता है कि वो पीरियड है, पीरियड कॉस्ट है, वो कॉस्ट मुझे कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो फिक्स कॉस्ट विल बी देयर। मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो फिक्स कॉस्ट विल बी देयर, करेक्ट। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है नहीं नहीं, मेरे सिचुएशन में वेरिएबल भी बनेगा, फिक्स भी बनेगा, सबको मिला के मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट, इन्वेंटरी जब मैं बाइंग एंड सेलिंग करता हूं तो वो अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो अलग होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करोगे तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होता है, और एब्जॉर्प्शन करोगे तो यहां पे वेरिएबल और फिक्स्ड होता है। तो ये था आपका फाइनली प्रोडक्ट कॉस्ट का मीनिंग, और कौन सा टेक्निक में कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट बनाई जाती है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट कॉस्ट। हाय चलो आज एक नई कॉस्ट लेके आते हैं। कौन लेके आता है? तो यहां पे देखिए आ गया। तो कॉस्ट यहां पे कौन सी लेनी है मुझे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनप्यूटेड कॉस्ट में हमने ये वर्ड सुना था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्चुअली है क्या देखते हैं। तो आपको तो ये तो पता ही है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, कि मुझे कुछ कमाने का या तो हाँ कुछ कमाना है, तो मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है कमाने की, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई मुझे वो ऑप्शन मिला है, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब आप कंसीडर करना चाहते हो तो ये एक्चुअली कोई क्या जेब से कोई पैसा नहीं जाता, इट्स जस्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन का कंपैरिजन है, क्योंकि बिना दो ऑप्शंस के हम अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट को कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो लिखा क्या है, खुद उन्होंने लिखा हुआ है, इट इज रिफरिंग टू द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब एक को छोड़ना है दे दो छोड़ के, और बेनिफिट मतलब सैक्रिफाइस मेड, और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब चली जा रही है। क्यों? वाई यू आर सैक्रिफाइसिंग, वाई योर अपॉर्चुनिटी हैज फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो मतलब देयर आर द टू कोर्स ऑफ एक्शन। टू कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है और दूसरा भी ऑप्शन है। तो मैं जब दो में से कोई तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, तो मतलब देखिए पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला सिलेक्ट किया तो पहला वाला मिस होगा, पहला वाला सिलेक्ट किया तो दूसरा वाला मिस होगा। If I am taking a decision of second one, then my opportunity cost is what? First one. If I am selecting the first one, then my opportunity cost is related to the second one. तो ये जो होता है, तो यहां पे मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको दिखाना है, मतलब ढूंढनी है, या तो आपको कहीं डिसीजन लेना है तो वहां पे दो आपके पास ऑप्शन होना जरूरी है, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएंगे ही नहीं। तो देखो एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल में कौन आता है? दिस इज मिस वाइट, दिस इज मिस वाइट। मिस वाइट कहती है आई हैव ऑप्शंस। फर्स्ट, शी वांट्स टू एक्सपांड हर बिजनेस, शी रिक्वायर्स 10 लाख रुपीज। ओके फाइन, तो उसको बिजनेस उसका बढ़ाना है तो उसको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। तो क्या कहती है वो? शी अरेंज 10 lakh by withdrawing money from the fixed deposit 7%. So she has a fixed deposit. Assume करो कि she has a fixed deposit of 10 lakh, या तो उससे भी ज्यादा रहेगी। She wanted to withdraw from that fixed deposits. तो क्या होगा ना, फिक्स डिपॉजिट से जब वो 10 लाख रुपए निकालेगी और बिजनेस में डालेगी, तो इसका मतलब है 7% उसका लूज हो जाएगा। शी इज लूजिंग 7% इंटरेस्ट, एंड दैट विल बी द व्हाट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। इफ आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, मतलब ये 10 लाख रुपए वहां से निकाल के आई एम पुटिंग इन टू द बिजनेस, withdrawing 10 lakh rupees from the fixed deposit and putting into the business, I am or she will lose the 7% interest on that 10 lakh rupees yearly. तो 10 लाख पे 7% आप काउंट करोगे, 10 लाख पे 7% आप काउंट करोगे, तो कम से कम वो जो आपके पास फिगर आएगा, करेक्ट, कम से कम वो आपके पास फिगर आएगा जो 70,000 का आएगा। तो she will lose the 70,000 rupees if withdrawing the money, और वही का वही बिजनेस में डालेगी तब। तो देखो इन सच केस
द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेंशन प्लान. सो शी हैज अ टू प्लान, शी हैज अ टू ऑप्शन. 10 लाख के लिए या तो बिजनेस में डालूं या तो खुद एफडी में रखूं, या तो वो 10 लाख रुपए बिजनेस में डाल दूं या तो वो 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखूं. जब मैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं 70,000 लॉस हो जाऊंगा, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है 10 लाख के ऊपर. तो इसीलिए तो मैंने ऑप्शन चुन लिया है कि उसने चुन लिया कि बिजनेस में पैसा डालना है. तो बिजनेस में पैसा डालेगी तो मे बी इट शुड बी मोर देन 7% रिटर्न आएगा, और नहीं डालेगी तो 7% एटलीस्ट तो मिल जाएगा. तो इस डिसीजन के लिए आई एम लूजिंग अपॉर्चुनिटी इज व्हाट 7%. तो इसका मतलब यहां पे डिसीजन कैसा होगा? सपोज बिजनेस में 7% से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, सपोज बिजनेस में 7% से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं तो आई विल पुट इनटू द बिजनेस. 7% से कम मिलता है तो मैं बिजनेस में पैसा नहीं डालूंगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जांपल. एक्चुअली कुछ नहीं है, 7% इज नोशनल फिगर. निकालना है, अभी तक निकालना है या नहीं निकालना है, अभी तक डिसीजन में ही चल रहा है. तो 7% तो अभी तो चल रहा है, बट निकालोगे तो वो मिस हो जाएगा. दैट विल बी द माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन. बिजनेस में डालना है ये डिसीजन के लिए 7%, 70,000 रुपए इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अगला कॉस्ट अगले वीडियो में देखते हैं. हाय, सो इस वीडियो में हम देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. तो यहां पे देखिए, अपने बंदा आ गया, अपना बंदा बोल रहा है आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या बताओ. नाम से ही पता चलता है. आउट ऑफ पॉकेट मतलब जेब से पैसा कितना गया. तो वो तो सोचेंगे कि डिसीजन पे डिपेंड करता है ना पैसा कितना जाएगा. जो कुछ खाना है, अभी आप देखिए, जब आप बाहर बोलते हो कि मुझे खाना खाने जाना है, कहां पे खाना है उस पर डिपेंड करेगा आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. अच्छे होटल में खाना खाओगे तो पैसा जाएगा, नॉर्मल ठेले पे खाओगे तो कम पैसा जाएगा, मीडियम होटल में जाओगे तो पैसा थोड़ा बहुत कम से ज्यादा और ज्यादा से थोड़ा कम लगेगा. तो मैं ये जो बताना चाहता हूं कि पैसा जाने वाला जरूर है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट से, बट सिर्फ पता होना चाहिए कि कहां पे खर्चा हो रहा है, व्हाट आर द डिसीजन. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन इनकट आवर एक्सपेंडिचर. तो नाउ लुक हियर. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट. यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट. जो भी कॉस्ट रहेगी उसका वो एक पार्ट है, विच इन्वॉल्व्स द कैश आउटफ्लो एंड द आउटले. तो मतलब ये कैश कौन सा टाइप का है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश है, इसमें कैश जाएगा जरूर. करेक्ट? आगे. सो दिस कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट. करेक्ट? शॉर्ट रन क्यों कहता है? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है. तो शॉर्ट रन में मतलब ये शॉर्ट डिसीजन लेना है, तो इस शॉर्ट डिसीजन के लिए मेरे जेब से पैसा कितना जाएगा या पैसा कितना सेव होगा. तो मतलब जाएगा कितना, सेव कितना होगा. तो अगेन हियर वी हैव अ ऑप्शंस. अगेन वी वांट हियर ऑप्शंस कि मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है या नहीं करना है. तो उसके एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल नहीं दे सकता, बट क्या लिखा है कौन से डिसीजन में. इट इज यूज्ड इन अ डिसीजन रिलेवेंट टू द फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस इन अ रिसेशन. जब रिसेशन आता है, रिसेशन मतलब जब हमारा कोई प्रोडक्ट कम सेल होता है या तो इकोनॉमी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उस सिचुएशन पे मैं ऐसा कौन सा कॉस्ट है कि जो मैं सेव कर सकूं, जो मेरे जेब से कम जाएगा बट प्रोडक्ट सेल भी होगा. तो उस टाइम पे सेलिंग टाइम फिक्स करने के लिए मुझे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है. दूसरा बोला है मेक और बाय, कि कोई प्रोडक्ट है कि जो छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा वाला प्रोडक्ट की बात नहीं करो, बड़े वाले प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट लगने वाला है, कोई पार्ट लगने वाला है. ये पार्ट मैं घर में मैन्युफैक्चर करूं या मैं बाहर से मैन्युफैक्चर करके लूं. घर में मैन्युफैक्चर करता हूं तो कितनी कॉस्ट जाती है, और बाहर से मैन्युफैक्चर करता हूं तो कितनी कॉस्ट मेरे पास मुझे जेब से जाती है. मतलब दोनों जगह कॉस्ट जाएगी ही जाएगी, बट डिफरेंस इतना है, घर में जाएगी तो मैं कितना खर्चा करूंगा, कौन सा होता है, कितनी जाती है, और वही चीज मैं बाहर से खरीदता हूं तो क्या होता है. जब घर में मतलब मेरे होम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मेरे फैक्ट्री में मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, फैक्ट्री में इटसेल्फ में मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मुझे कितना पैसा जाएगा. और यही चीज मैं डायरेक्टली रेडीमेड बाय करता हूं तो कितना पैसा जाएगा. तो इसमें कॉस्ट सेव होता है या नहीं होता है.
मेक में कितना कॉस्ट आता है, बाय में कितना कॉस्ट आता है, उसका कंपैरिजन करके हमें डिसीजन लेना है कि वो मेक करना है या बाय करना है। तो इस सिचुएशन में भी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है। आगे कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड और सेव्ड। मतलब यहां पे वी आर ट्राइंग टू अवॉइड अवर कॉस्ट, सेव अवर कॉस्ट। मेक और बाय में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेविंग या तो अवॉइड अवर कॉस्ट। इफ अ पर्टिकुलर प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, तो वही है ना, या तो मेक में पैसा ज्यादा होगा तो वो हटा दो, बाय कर लो, बाय में पैसा ज्यादा जा रहा है तो बाय को हटा दो, मेक को। तो मैन्युफैक्चर करो या तो बाय करो, इन दोनों में से कहां पे पैसा सेव होता है, इन दोनों में से कहां पे पैसा सेव होता है, दैट विल बी द माय डिसीजन कॉस्ट। एंड इस डिसीजन कॉस्ट को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि जेब से कॉस्ट कितनी जा रही है। तो मान लीजिए कि मैं जब वो पार्ट बाय करता हूं तो 15 रुपीज में आता है, वो मैन्युफैक्चर करता हूं तो 18 रुपीज में होता है, मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूं तो 18 रुपीज, और सेम क्वालिटी सेम थिंग सब कुछ सेम का वही बाहर से बाय करता हूं तो 15 रुपए में आता है, तो 3 रुपए सेव हो रहा है। तो मतलब जेब से जाएगा कितना, 15 रुपए। तो उल्टा भी हो सकता है, खुद मैन्युफैक्चर करता हूं तो 15 रुपए, बाहर से बाय कर लेता हूं तो 18 रुपीज। तो कहीं ना कहीं तो मेरा पैसा सेव हो रहा है। तो जो सेव हो रहा है उसको डिसीजन करने के लिए पैसा जाएगा कितना, जितना कम जाएगा उतना सेव होगा, दैट विल बी द माय आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो ये थी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अगली कॉस्ट अगले वीडियो में।